हाय एवरीवन। तो आज हम स्वयं नेप्टल का जो वीक 12 है उसके असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। इवन दो पहले पहले वीक 1 करवाया है, बट अब मैं उस ऑर्डर में करवा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। जिस ऑर्डर में मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस जो है आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो वीक 12 इज काइंड ऑफ काफी सिंपलर देन दी अदर वीक्स। कुछ बीच में और भी हैं तो वो भी हम पहले करेंगे, फिर जो डिफिकल्ट वाली है वो हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशंस तो आपको पता ही होंगे वैसे। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, आंसर बहुत सिंपल है। उसने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ए टर्म की आईएथ टर्म, ए की आईएथ टर्म की वो क्या है, 2 की पावर माइनस आई। यानी अगर ए 1 की बोलूँ तो 2 की पावर-1, अगर ए 2 की बोलूँ तो 2 की पावर-2, इस ढंग से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इज इक्वल टू 2 की पावर-आई। मतलब जो आप ए के साथ जो टर्म आप लोगे, चाहे वो ए 1 हो, चाहे ए 2 हो, चाहे ए 3 हो, तो वही आई की वैल्यू इधर जा रही होगी और आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल रही होगी। तो यानी प्रोबेबिलिटी तो निकालना ईज़ी हो रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि ये उसने आपको एक जेनेरिक फ़ॉर्मूला दे दिया। अब वो पूछ रहा है कि आप अपर बाउंड निकालो इस प्रोबेबिलिटी के लिए यूजिंग यूनियन बाउंड। ठीक है? यूनियन बाउंड को यूज़ करके आपको अपर बाउंड निकालनी है, किसके लिए, ये। और इसमें वो क्या बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये यूनियन ही है एआई का, जहाँ उसने आपको आई कहाँ से दे दिया, 1 से लेके 4 तक। तो 1, 2, 3, 4। तो इसका अगर आपको मैं सॉल्यूशन बताऊँ तो बहुत सिंपल है। देखो, उसने आपको क्या बोला कि P A ऑफ I इज़ 2 की पावर माइनस आई, ठीक है? तो आपको अपर बाउंड निकालना है। तो जो यूनियन बाउंड होता है ना, अब सबसे पहले आप ये समझो कि जो यूनियन बाउंड होता है वो आपको एक अपर बाउंड देता है ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ इवेंट अकर्स। मतलब यूनियन बाउंड ये बोलता है कि कम से कम एक इवेंट तो अकर करेगा ही करेगा, और भी अकर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी फाइनाइट सेट के लिए या काउंटेबल सेट के लिए आपका जो फॉर्मूला बनता है यूनियन बाउंड का, वो क्या होता है कि अगर आप यूनियन आई ए आई का ले रहे हो तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ ए ऑफ आई। इस फॉर्मूला को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको 1 से लेके 4 तक का निकालना है अपर बाउंड, और ये आपका जेनरिक फॉर्मूला है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि पी यूनियन 1 से 4 ए आई जो हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ये देखो मैपिंग हो रही है, और ये जो मैंने समेशन कर रखा है, ये आपको मैथ्स में पता ही है, समेशन जब ओपन होता है तो ये हर वैल्यू के लिए होगा। तो P ऑफ A ऑफ 1 क्योंकि 4 तक करना है, प्लस P ऑफ A ऑफ 2 प्लस P ऑफ A ऑफ 3 प्लस P ऑफ A ऑफ 4। तो ये आपका बेसिक मैथ्स है, इस पे मैं अभी समेशन पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रही कि समेशन जब खुलता है तो वो हर एक वैल्यू को, जैसे I की पहली वैल्यू ली प्लस, समेशन का मतलब प्लस होता है, फिर I की दूसरी वैल्यू ली फिर प्लस, फिर तीसरी वैल्यू ली प्लस, फिर फोर्थ वैल्यू ले ली। अब फॉर्मूला जो था वो क्या बोल रहा था कि P ऑफ A ऑफ I इज़ 2 की पावर माइनस I। तो जब मैं P ऑफ A1 निकालूँगी तो वो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 हो गया। इसको आपको सॉल्व करना आता ही है एलसीएम से, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो दिस इज़ योर आंसर। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना था। उसने आपको दोनों चीज़ें दे रखी थी। उसने आपको एक फ़ॉर्मूला दे दिया और एक उसने आपसे ये पूछ लिया। अब ये जो फ़ॉर्मूला होता है ये खुलता कैसे है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ लेस देन इक्वल टू हर एक पॉसिबल जो वैल्यू है I की 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर आपको प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, बस इतना सा करना है आपको। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या बोलता है कि आपको एक गिवन है 50 हाइपोथेसिस फंक्शंस। आपको हाइपोथेसिस पता है, कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, मतलब जिसको हमने चेक करना होता है। तो उसने आपको ऐसे 50 हाइपोथेसिस फंक्शन दे दिए, और हर जो हाइपोथेसिस फंक्शन है उसको जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें हम 10 रेज़ टू द पावर 5 सैंपल्स डाल रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आप डेटा देते हो ना, तो आपने डेटा जो दे रखा है वो 10 रेज़ टू पावर 5 है हर हाइपोथेसिस के लिए। तो अब वो आपसे लोअर बाउंड मांग रहा है। आपको पता है कि जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे यूनियन बाउंड का तो आपको अपर बाउंड मिलेगी। अब वो आपसे मांग क्या रहा है, वो आपसे लोअर बाउंड मांग रहा है ऑन द प्रोबेबिलिटी that there does not exist a hypothesis function with greater error than 0.1। तो वो आपको बोल क्या रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी ऐसा हाइपोथेसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका एरर 0.1 से ज्यादा हो। मतलब इतना अच्छा हाइपोथेसिस है आपका कि उसका एरर हमेशा 0.1 से कम रहेगा। आपको ये चीज प्रूव करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपका हाइपोथेसिस है अगर उसमें हम एरर देखते हैं तो वो आपका लेस रहेगा 0.1 से। हमें उसकी लोअर बाउंड निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। तो यही बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ से है, ये पैक लर्निंग थ्योरी से आता है, जो है प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आप इसको बोलते हैं।
ये पैक का फुल फॉर्म, इट्स अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट ऑल द 50 हाइपोथेसिस आर करेक्ट। बेसिकली हम यही कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मेरे जो हाइपोथेसिस है वो 0.1 से भी कम एरर दे रहा है, इसका मतलब वो तो बिल्कुल ही करेक्ट हो गया ना। तो बस यही चीज वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बोल वो हम बेसिकली प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे सारे हाइपोथेसिस ही गुड है। फिर वो बोल रहा है अब स्टेप पहला तो क्वेश्चन समझ लिया कि कहना क्या चाह रहा है। अब हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा आपका, वन हाइपोथेसिस केस होता है इसमें। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले मैं 1 के लिए निकालूंगी, और क्योंकि मेरे यहाँ पे 50 हाइपोथेसिस थे तो फिर मैं उसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। पहले जो मैं अपना निकालूंगी प्रोबेबिलिटी, वो 1 के लिए निकालूंगी कि एक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग आपका क्या सीन चल रहा है, कितना रिजल्ट ठीक आ रहा है, कितना गलत आ रहा है, और उसके बाद उसको मैं 50 के लिए करूंगी। ठीक है। तो इन लर्निंग थ्योरी एक रिजल्ट होता है, यानी ये ना फॉर्मूलाज के नाम है जो मैं ये बोल रही हूँ, आपको ये पेपर में नहीं आएंगे बट आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से फॉर्मूला उठा के ला रही हूँ। तो ये हॉफ फीडिंग इनइक्वालिटी बोलते हैं इस फॉर्मूला को। जो फॉर्मूला बोलता है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैप एच। ई कैप एच का मतलब एरर, माइनस ई एच मतलब ट्रू एरर, और अनसीन डेटा। मतलब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, आपके पास कुछ डेटा था जिसपे आपने ट्रेनिंग करी थी, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग ही करते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ डेटा था जिसपे आपने ट्रेनिंग करी थी, तो उसमें कुछ एरर आया था माइनस। जब आपने उसको कुछ एक्चुअल डेटा दिया यानी टेस्टिंग डेटा दिया, उसमें कुछ एरर आया तो उसको माइनस करा। ठीक है। एंड एम यहाँ पे ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है आपका, अलाउड एरर, मतलब जितने, जैसे हमने यहाँ बोला कि 0.1 तक अलाउड है। ठीक है। फिर ये जो आपका आता है, इट शुड बी ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2 की पावर ई माइनस 2 एप्सिलॉन स्क्वायर एम। एम क्या है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। तो यहाँ पे हमारे सैंपल्स कितने हैं, 10 रेज टू पावर 5 थे ना, हम हर हाइपोथेसिस के लिए इतना सैंपल दे रहे थे। आपको इस लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं होता, आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड से मतलब होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, 2 की पावर ई, उसकी पावर है -2 एप्सिलॉन स्क्वायर एम। ठीक है। तो this tells us that the chance that one hypothesis is bad is very small। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला अगर हम ये फॉर लगा रहे हैं, तो ये यही बोल रहा है कि जो चांस है ना कि हमारा हाइपोथेसिस बैड होगा वो बहुत ही कम है। आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 0.1, एम की वैल्यू पता है 10 स्क्वायर 10 तो प्रोबेबिलिटी वन हाइपोथेसिस इज बैड, ये पूरा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसका मतलब क्या है, हम एक के लिए हम यही प्रूव कर रहे हैं ना कि हाइपोथेसिस हमारा गुड है। तो पहले हम उसके लिए निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारा जो एक हाइपोथेसिस बैड है, अभी उल्टा कर रहे हैं हम पहले निकाल रहे हैं वन हाइपोथेसिस इज बैड नॉट गुड, हमें गुड प्रूफ करना है। तो इट इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर ई की पावर -2, एप्सिलॉन का स्क्वायर था तो 0.1 का स्क्वायर इनटू एम, तो एम आपका ये है। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया था, 2 की पावर ई की पावर -2, 0.1 का स्क्वायर है तो 1/100 हो जाएगा, 10 की पावर 5 मतलब इतना, जीरो जीरो से जीरो कर दिया तो -2 की पावर 1000 आ जाएगा। 50 सैंपल्स थे तो आपने इंटू 50 कर दिया। ठीक है। नाउ वी आर 50 हाइपोथेसिस, तो एटलीस्ट वन इज बैड, ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वो अब हमारा क्वेश्चन है कि ऑल आर गुड। तो हमारा ऑल आर गुड में क्या होगा, ये आपका बैड दिखा रहा है, एटलीस्ट वन इज बैड। हमको ऑल आर गुड करना है तो हम -1 कर दें। तो वी डोंट वांट द चांस दैट एटलीस्ट वन इज बैड, हमको उसका अपोजिट चाहिए कि नन इज बैड। तो नन इज बैड में क्या हो जाएगा, पी नन इज बैड, एक तो साइन की इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और वन माइनस जो हमारे पास बैड का आया था, जो ऊपर आपने निकाला था ये बैड के लिए था ना, तो इसको मैंने गुड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये आंसर किसी से मैच नहीं करेगा जो आपकी ऑप्शंस है, क्योंकि उसके अंदर ई की पावर समथिंग नहीं है, उसमें 2 की पावर समथिंग है। तो अब वो कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो इन द ऑप्शंस दे यूज बेस 2, लाइक 2 की पावर -1000। तो हमको अब ई की पावर -2000 को बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक 2 की पावर -x या समथिंग। तो कन्वर्जन के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मैथ का रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास ई की पावर x है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ई की पावर -2000 है, अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है 2 की पावर में, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ई की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू लॉग 2 ई। तो ई की पावर -2000 इज 2 की पावर -2000, क्योंकि ये x है, तो ये x हो गया यहाँ पे, इंटू log 2e। log 2e की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगी, वहां पे भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये सेम वैल्यू है 1.4427, इसको आप याद करके जा सकते हो। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है
अब देखो 100 ई की पावर माइनस 2000 आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है? अब लेकिन ऑप्शन में आपके पास 100 इंटू 2 की पावर माइनस 1000 है। अब जो ये वैल्यू है ना, ये ऑलरेडी आपकी देखो 100 तो सेम है, 2 की पावर दिस और 2 की पावर दिस में से ना माइनस जो ज्यादा होता है वो वैल्यू कम होती है, इसलिए ये वाली वैल्यू कम है इससे। तो अगर दोनों साइड 100 भी मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा ही रहेगी। तो इसलिए जो एक्चुअल एरर आ रहा है वो जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो उससे भी कम है, इसलिए ये हमारा आउटपुट मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस 100 की पावर 2 माइनस, ये 1 माइनस कहाँ से आया क्योंकि बाकी तो हमने सारा कन्वर्जन किया है ना, एक्चुअल में तुम्हारा आंसर 1 माइनस यही था, तो इसको हमने कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताना था आपके पास 50 हाइपोथेसिस गिवन थे और हर की ट्रेनिंग इतने सैंपल से हो रही थी, तो उसने आपको ये बोला कि ये बताओ कि हाइपोथेसिस में जो एरर है वो 0.1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाइपोथेसिस बहुत अच्छी है। अब हाइपोथेसिस बहुत अच्छी का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास ये चीज तो है एक, जो कहता है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी में एरर है, ठीक है, एरर के लिए उसने हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, तो वैल्यूज हमारे पास थी, हमने डाल ली। ये हमने एक के लिए निकाला, एक के लिए निकालते ही उसने कहा 50 हाइपोथेसिस है, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो आंसर है ये मैच नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि ई की जगह यहाँ 2 की पावर समथिंग करो, तो 2 की पावर समथिंग करने के लिए फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। हमने बोला कि ई की पावर माइनस 2000 को इसमें डालोगे तो तुम्हारे पास 2 की पावर में आ गया, अब ये भी आ गया। अब प्रॉब्लम क्या, अब ये आंसर भी मैच नहीं कर रहा, तो अब हमने क्या किया कि चलो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 100 भी मल्टीप्लाई था इस वैल्यू के साथ, तो 100 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने कहा कि जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, वो और भी कम है जो ऑप्शन में दे रखी है, और हमको यही प्रूव करना है कि हमारा एरर है ही नहीं, तो जब कम आ रही है तो इट इज गुड। तो इसी चक्कर में हमने कहा कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, 1 माइनस और ये वाली वैल्यू हमने उसमें डाल दी। ठीक है, तो बस इसमें आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, देयर इज नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है आपका जो वीसी डायमेंशन है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 3 ये बोलता है वीसी डायमेंशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्क्वायर्स। वीसी डायमेंशन क्या है पेयर ऑफ स्क्वायर्स की। देखो वीसी डायमेंशन को क्या है, ये कॉन्सेप्ट है आपका स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी का। इस ये करता है कि इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ अ मॉडल इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल इट कैन सेपरेट। देखो वीसी डायमेंशन क्या है, स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी का एक पार्ट है। अब वो क्या होता है उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रही, पर इसका करना क्या है, ये बताएगा कि कैसे कितना बढ़िया हम डिफरेंट डेटा सेट्स को क्लासीफाई या सेपरेट कर सकते हैं, कि हम कितना बढ़िया उनके क्लस्टर्स बना सकते हैं कि ये एक टाइप का डेटा और ये दूसरा टाइप का डेटा है, तो डेटा सेट्स को हम कितना अलग कर सकते हैं, ये काम वीसी डायमेंशन का है। जितना ज्यादा वीसी डायमेंशन होगी उतना ही ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बना सकते हो डेटा सेट के बीच में। तो अब जो क्वेश्चन था ना आपका, उसके आंसर कुछ इस ढंग से थे ऑप्शंस, कि वीसी डायमेंशन क्या होगी 3 4 5 6। तो पेयर ऑफ स्क्वायर मीन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हम टू स्क्वायर्स यूज करेंगे पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमें सेपरेशन दिखानी है ना। तो सेपरेशन जो हम कर रहे हैं वो स्क्वायर के मीडियम से कर रहे हैं। तो हमने टू स्क्वायर्स लिए पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए। अ, जो स्क्वायर क्लासिफायर बोलता है वो क्या बोलता है, क्लासिफाई एनी पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर एज पॉजिटिव एंड आउटसाइड एज नेगेटिव। हमने क्या करना है, हमारे पास मान लो डेटा सेट्स को अलग करना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और उन दोनों में हमको अलग करना है। तो मान लो अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट को ना मैंने स्क्वायर के अंदर रख लिया और बोल दिया वो पॉजिटिव हो गया, उसमें पॉजिटिव का लेबल लग गया। तो बाहर जो कुछ भी है वो नेगेटिव हो गया, तो दोनों अलग हो गए कि अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है। ऐसे ही मान लो मैंने क्या किया, मेरे को अगर नेगेटिव के लिए शो करना था तो मैंने बोला मान लो दो स्क्वायर से करती हूँ, तो मैंने बोला स्क्वायर के अंदर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर के अंदर जो होगा पॉजिटिव होगा, बाहर जो पी पॉइंट है उसको रख दो तो वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे भी आपका अलग अलग हो गया। काम क्या कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग कर रही हूँ। तो मैं मेरे को क्योंकि क्लासिफिकेशन करनी होती है ना डेटा सेट की, तो डेटा सेट तो मेरे पास है नहीं, तो डेटा सेट की जगह मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ले रही हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस साइन को मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास मान लो एक ही पॉइंट है तो इस ढंग से आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो या तो प्लस प्लस के लिए मैंने बोल दिया एक स्क्वायर लिया उसमें दोनों पॉइंट डाल दिए प्लस प्लस वाले, और बाहर जो भी है वो नेगेटिव है। फिर प्लस माइनस के लिए मैंने ये बोला कि P1 प्लस में चला गया स्क्वायर के अंदर, और स्क्वायर के बाहर जो है नेगेटिव है तो P2 को बाहर कर दो। फिर माइनस प्लस में, माइनस में मैंने ये बोल दिया कि P1 को बाहर कर दिया P2 को अंदर कर दिया, और माइनस माइनस में P1 को भी बाहर P2 को भी बाहर, और दोनों स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। ऐसा आप कब तक कर सकते हो, 5 पॉइंट्स तक कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 6th पे आओगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए वीसी डायमेंशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, 5 रहेगी मैक्सिमम किसी भी स्क्वायर के लिए।
ठीक है? उसके बाद आता है क्योंकि इसने यहाँ पेयर ऑफ स्क्वायर्स के लिए, ये बस ध्यान रखना कि ये पेयर ऑफ स्क्वायर्स के लिए है, कि वो 5 रहेगी। अगर शेप बदल जाएगी तो इट कैन चेंज। ओके? नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या बोलता है, एक गेम्स होती हैं जैसे आपकी लूडो होती है, चेस होती है, तो उसमें ट्रांज़िशन फंक्शन हमको पता होता है, ठीक है? लेकिन जैसे काउंटर स्ट्राइक का ट्रांज़िशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इस पे जाओ अगली चीज़ ये होगी, हमको पता होता है। लेकिन जैसे ये मॉरल कॉम्बैट है या सुपर मारियो है, इन गेम्स के अंदर हमको ट्रांज़िशन फंक्शन नहीं पता होता। हम क्या करते हैं, वी कैन ओनली क्वेरी द गेम सिमुलेटर विद करंट स्टेट एंड एक्शन। तो हम इन गेम्स के अंदर क्या करते हैं, करंट स्टेट पे होते हैं और एक एक्शन लेते हैं और बदले में वो हमको एक नेक्स्ट स्टेट दे देता है। जैसे अगर मारियो तो सबने खेल ही रखी है, तो आपको पता है कि उसपे बॉक्स आ रहे होते हैं, वो जाता है, उसका स्टेट क्या है कि वो बॉक्स के नीचे खड़ा है, एक्शन उसने क्या किया कि उसने बॉक्स के ऊपर हिट किया सिर को। अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी कि हो सकता है उसमें से कुछ मतलब कुछ कॉइन भी निकल सकता है और उसमें से कुछ निकलता था ना, कुछ विलेन सा जो उसको किल कर देता था, वो भी कुछ मशरूम थी, आई डोंट रिमेंबर इतना, बट उससे वो किल भी हो सकता है, राइट? तो वो नेक्स्ट स्टेट होगी। तो इसके अंदर हमको नहीं पता ट्रांजिशन फंक्शन, हमको बस ये पता है कि मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, मैंने ये काम किया और बदले में कुछ हो जाएगा। तो कुछ ऐसी गेम्स में होती है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली, दिस मीन्स वी कैन नॉट डायरेक्टली आर्ग मैक्स और आर्ग मिन, मतलब हम आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हम इस पे नहीं लगा सकते। वीटीएसए का फॉर्म, ठीक है? वी का मतलब वैल्यू है, टी का मतलब ट्रांजिशन है, एस इज योर स्टेट एंड ए इज योर एक्शन। So therefore learning the value function v is not sufficient to construct a policy। तो मतलब अगर सिर्फ मेरे पास वैल्यू फंक्शन हो तो मैं काम नहीं कर सकती। तो वो बोल रहा है कि अब आप अगर ये 4 चीज़ें हों, तो आप कैसे करोगे? और वो कह रहा है ये सारे पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है डायरेक्टली लर्न द पॉलिसी। अब हम इधर आ जाते हैं, डायरेक्टली लर्न द पॉलिसी। तो हाँ ठीक है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग द वैल्यू फंक्शन एंड देन चूजिंग एक्शंस, अब उन गेम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर उन गेम्स में हमको चलाना है, क्योंकि नॉर्मल गेम्स में मेरे पास एक ट्रांजिशन फंक्शन है जो मुझे बता देता है कि अब तुझे यहाँ जाना है और ऐसे ऐसे करना है। इन गेम्स में बस ट्रांजिशन फंक्शन तो नहीं है, मेरे पास एक स्टेट और एक्शन है। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि ये ट्रांजिशन फंक्शन जैसे ही काम करे, मैं इसमें भी वही चीज़ करना चाह रही हूँ कि मुझे ईज़िली पता हो कि मुझे नेक्स्ट मूव क्या करना है, तो मैं क्या करूँ? तो क्या मैं पॉलिसी को ही लर्न कर लूँ? तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग कि मैं पहले वैल्यू फंक्शन देखूँ, फिर एक्शन चूज़ करूँ, मैं पॉलिसी पढ़ लेती हूँ ना। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी एक फंक्शन होता है जो दैट मैप्स स्टेट्स टू एक्शन, जो पहले ही आपको बता देगा कि इस स्टेट पे ये होगा, ये एक्शन लेना है, इस स्टेट पे ये एक्शन लेना है। तो मेरे को डायरेक्टली लिंक कर देगा। ठीक है? ये नहीं है कि मैं कोई रैंडम एक्शन ले रही हूँ, फिर उसपे कुछ हो रहा है। मेरे को पता है मुझे कौन-सा एक्शन लेना है, ये एक्शन लूँगी तो ये चीज़ होगी, मुझे पहले से पता है, जैसे ट्रांज़िशन फंक्शन में पता होता है। तो मैं पॉलिसी को डायरेक्टली लर्न कर लूँ, तब भी उसकी तरह काम कर लूँगी, लूडो वाली गेम की तरह। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, लर्न अ डिफरेंट फंक्शन व्हिच स्टोर्स वैल्यू फॉर स्टेट एक्शन पेयर्स। मैं एक डिफरेंट फंक्शन लर्न करूँ, जो स्टोर करेगा वैल्यू फॉर स्टेट एक्शन पेयर। हाँ, तो ये भी ठीक है? इंस्टेड ऑफ ओनली स्टेट लाइक वी। तो वो बोल रहा है कि एक और फंक्शन रख लो जो हमेशा स्टेट एक्शन पेयर की वैल्यू को याद रखेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ स्टेट पता होने की बजाय अगर मुझे स्टेट के साथ एक्शन भी पता है, तो मुझे पता होगा कि मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, है ना? अगर मुझे स्टेट भी पता है, एक्शन भी पता है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, तो मेरा काम चल जाएगा, है ना? तो या मैं ये कर सकती हूँ या फिर मैं क्या करूँगी, लर्न टी अलोंग विद वी। अब ये टी ट्रांज़ैक्शन फ़ंक्शन और ये वी वैल्यू, अब मैं कह रही हूँ मैं ट्रांज़ैक्शन फ़ंक्शन भी याद करूँगी अलोंग विद वैल्यू। तो आप एक मॉडल बना सकते हो। व एक्चुअली आजकल क्या है कि आप मॉडल को जब ट्रेन कर रहे हो ना, आप उसी टाइम पे उसको चीज़ें याद भी करवा सकते हो। तो यू कैन बिल्ड अ मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट व्हाइल आल्सो लर्निंग वैल्यूज़, ठीक है? तो इफ यू लर्न टीएसए देन यू कैन प्लान यूजिंग वैल्यू फंक्शंस अगेन। तो वो कह रहा है कि स्टेट एक्शन भी याद कर लो, वैल्यूज़ भी याद कर लो, उनकी मैपिंग कर लो, तो नेक्स्ट टाइम से उसको सब कुछ याद ही होगा, तो वो अपने आप गेम खेल लेगा फिर। नेक्स्ट है रन अ रैंडम एजेंट अंटिल इट विन्स रॉन्ग, क्योंकि ऐसे हम लर्न नहीं करवाते। ये कह रहा है कि तुम रैंडमली चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो जब तक उसको जीतना नहीं आता है, तो ऐसे नहीं होता है। ना ये रिलायबल, ना ये स्केलेबल है, ठीक है? तो ये आपके पहले 3 पॉइंट्स वर ओके बट 4th वन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट आता है, आप ये क्वेश्चन देखो और बाकी के क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं। देखो ये ना उसने गेम दिखा रखी है और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर है। इसने बोला एल ई माइनस, एल ई की वैल्यू इसने -1 दे रखी है, x1 x2 स्टेट्स हैं, ये स्टार्ट स्टेट है, x3 x4 आर ई +1। इसके अंदर क्या, अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे तो आप लूज कर जाओगे, अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे तो आप +1 मतलब आप जो है विन कर जाओगे।
तो एट द स्टार्ट ऑफ द गेम एजेंट जो है वो आपका स्टार्ट स्टेट पे है एंड कैन चूज टू मूव लेफ्ट और राइट एट ईच टर्न। वो लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। अगर वो राइट जाता है और आरी पे पहुंच जाता है तो वो विन करेगा। अगर वो लेफ्ट जाता है और एली पे पहुंच जाता है तो वो लूज करेगा। बिकॉज वी लव मैथ्स सो मच, तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो विन किया या लूज किया, हम ये बोलेंगे कि एजेंट को रिवॉर्ड मिल गया +1 का या उसको रिवॉर्ड मिल गया -1 का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंट इज सिंपली टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड। क्योंकि आप रेनफोर्समेंट लर्निंग कर रहे हो तो हमको पता ही है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि वो विन करे। तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच स्टेट वी डिफाइन अ वेरिएबल दैट विल स्टोर इट्स वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द स्टेट विल हेल्प द एजेंट डिटरमिन हाउ टू बिहेव लेटर। अच्छा, 1 मिनट आप रुकोगे, मेरा चार्जिंग खत्म हो रही है, जस्ट अ मिनट। हम्म। अब यहाँ पे चलते हैं, ऊपर तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब यहाँ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये x2 x3 x4 जो स्टेट्स हैं, इनका v अगर मैं ब्रैकेट कर दूं तो वो वैल्यू सेव कर रहा है। द वैल्यू जो है ना, वो डिटरमिन करेगी हाउ टू बिहेव लेटर। वो वैल्यू बताएगी कि आगे बिहेव कैसे करना है। अगर नेगेटिव में जा रही होगी तो वो देखेगी ना, भाई तो पॉजिटिव में जा। फर्स्ट वी विल लर्न दिस वैल्यू। तो पहले हम वैल्यूज समझते हैं। तो सबसे पहले उसने ना इनिशियल वैल्यूज आपको बता रखी हैं कि v एक मैपिंग फंक्शन है फ्रॉम स्टेट टू इट्स वैल्यू। तो जैसे, तो v ऑफ एल अगर मैं बोलूँ, तो ये जो मैं वैल्यू वैल्यू कर रही थी कि हर इसको एक वैल्यू दे रखी है, तो v ऑफ एल, तो इनिशियली जो वैल्यू एल की थी वो थी -1। ऐसे ही x1 x2 स्टार्ट स्टेट, x3 x4, ये जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं सबकी वैल्यू 0 है। और जो ये लास्ट में आ रही है इसकी वैल्यू +1 है। अब वो ये बोलता है जितनी भी स्टेट्स हैं विद एस एल बीइंग द स्टेट टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट एंड एस आर बीइंग द स्टेट टू इट्स इमीडिएट राइट, रिपीट दिस। तो अब वो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो आप किसी स्टेट पे हो, तो इस ये वाली उसकी इमीडिएट लेफ्ट होगी और ये वाली उसकी इमीडिएट राइट होगी। अब x4 के लिए लूँ तो ये इमीडिएट राइट और ये वाली इमीडिएट लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट वाली को उसने एस एल बोल दिया, राइट वाली को उसने एस आर बोल दिया। तो उसने बोला उसके लिए जो आपकी वैल्यू निकलेगी उस पर्टिकुलर स्टेट की उस पॉइंट पे, वो जैसे मान लो अगर मैं x1 की देख रही हूँ तो ये एस एल और ये एस आर, ठीक है। तो वैल्यू x1 की क्या होगी? 0.9 इंटू मैक्सिमम ऑफ v एस एल कॉमा v एस आर। तो मतलब 0.9 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ वी एस एल कॉमा वी एस आर, दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट की उस इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, टिल वी कन्वर्जेस, ये जरूरी है। तो कन्वर्जेस का मीनिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे। डज नॉट चेंज टू एनी स्टेट। कन्वर्जेस का मतलब ये है कि अगर आपने 10 इटरेशंस भी कर ली ना तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो मतलब इनिशियली अब आपको कहोगे भाई साहब क्या पढ़ा दिया, तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये आपको स्टेट्स दे रखी है, सबकी वैल्यू 0 है, इसकी -1 है, इसकी +1 है। यहाँ जाएगा वो जीत जाएगा, यहाँ जाएगा वो हार जाएगा। उसके बाद उसने हमको ये बोला कि किसी भी स्टेट की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे बनेगी? 0.9 को मल्टीप्लाई करना है, जो लेफ्ट और राइट में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उस स्टेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन वो ये बोलता है कि मुझे x4 की वैल्यू बताओ। x4 की, तो x4 ये है, तो x4 के लेफ्ट पे कौन है? x3, राइट पे कौन है? आर ई। इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी इनिशियल में, x3 की 0 है ना, और इसकी क्या है? +1। तो बस यही आपका आंसर है। ये देखो आपकी जो x, तो यहाँ पे चलते हैं। वो सब ऊपर मैंने इनिशियली जो भी दे रखा था वो सब आपको पढ़ा दिया है मैंने ऑलरेडी, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो जस्ट हम ये देखते हैं, x4 से पहले x3 और इधर r3 है। तो x3 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू +1 है, तो बस v x4 की वैल्यू हो गया 0.9 इंटू मैक्सिमम ऑफ 0, 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी 1 थी, तो मैक्सिमम क्या है? 1 है इन दोनों में से। तो 0.9 इंटू 1, 0.9, तो v x4 की वैल्यू क्या आ गई? 0.9। मेरे ख्याल से आपको अब डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। व्हाट इज vx1 आफ्टर वन एप्लीकेशन ऑफ गिवन फॉर्मूला? तो vx1 की वैल्यू, तो अब ये देखो x1 क्या है? x1 का le और x2 है, यही है ना, le और x2। तो le की वैल्यू -1 है, ये देखो le की वैल्यू -1 थी ना इधर, और x2 की क्या थी? 0 थी। तो बस -1, 0।
तो इसमें -1 और 0 में से बड़ा कौन है? 0 है, तो 0.9 इंटू 0 है 0। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन 7 पे आता है, ये ट्रिकी है। व्हाट इज Vx1 आफ्टर V कन्वर्जेस? अभी तक तो उसने बोला वन एप्लीकेशन, तो वन एप्लीकेशन का मतलब होता है जब पहली बार चला रहे हो। जब उसने ये बोला ना वी कन्वर्जेस, तो यहाँ पे ट्रिक है। अब यहाँ पे इटरेशंस चलेंगी। वी एक्स वन है क्या? एक्स वन ये है, एल ई और एक्स टू, ठीक है। लेकिन मैंने अब वी यहाँ पे भी वी एक्स वन निकाला है, लेकिन अब मैं दोबारा से वी एक्स वन निकालूंगी उसकी कन्वर्जेंस के बाद। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है आपका? कन्वर्जेंस ये बोलता है कि इटरेट करते रहो स्टेप्स जब तक वैल्यू स्टेबलाइज नहीं हो जाती, फिर फॉर्मूला लगाओ। तो पहली इटरेशन में जब आप लगाओगे, तो पहली इटरेशन में आप क्या करोगे? जो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज करना था ना, तो मैक्सिमाइज से शुरू करेंगे। तो जितनी भी स्टेट्स हैं हम उनकी वैल्यूज निकालनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आर ई की देखी, आर ई की तो 1 ही है, आर ई की राइट पे कोई है भी नहीं, तो इसलिए इसका नहीं निकलेगा। अब x4 पे आए, x3 और आर ई पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.9 इंटू एक्स थ्री की वैल्यू 0 थी, आर की 1 थी, तो 0.9 आया। फिर आपने एक्स थ्री की निकाली, एक्स थ्री का स्टार्ट और ये, तो यहाँ पे स्टार्ट 0 है और एक्स फोर की आप ऊपर निकाल चुके हो 0.9, तो 0.9 इंटू 0.9 0.81। तो ऐसे ही सारों की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके बाद आप सेकेंड इटरेशन लगाओ, क्योंकि वैल्यू स्टेबलाइज करनी है, तो स्टेबलाइज के लिए सेम आनी चाहिए। तो जब आप स्टेबलाइज करोगे, तो फिर से आप x4 से शुरू करोगे, क्योंकि इसके राइट पे कुछ है नहीं, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब x4 की x3 और आर ही आएगा। अब x3 की वैल्यू आप उठाओगे ऊपर से, आर की तो 1 है हमको पता है, लेकिन x3 की वैल्यू जो ऊपर थी, तो वो ये वैल्यू आई। ऐसे ही जब तुम x3 निकालोगे, तो x3 तुम्हारा निकलेगा स्टार्ट और x4। तो स्टार्ट तुम ये वाला लोगे, पॉइंट ये वाला, और x4 तुमने यहाँ से निकाल रखा था। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये, तो ये। इस ढंग से आप सारी निकाल लोगे। सारी निकालने के बाद अब तुमको ये पता चलेगा कि वैल्यूज जो है अब वो 0.9 0.81 0.729 ऐसे करके करते सेम आ रही है। अब उसने तुमको ये बोला कि तुमको किसकी निकालनी है? जब वैल्यू सेट होगी, जब राइट जो सॉल्व करके वैल्यूज आ रही है, जब वो दोनों वैल्यू सेट होगी ना, तो इसका मतलब वो स्टेबल होगी। अब निकालना किसका था? हमको x1 के लिए निकालना था ना। तो x1 की इस साइड पे कौन था? x1 की इस साइड पे एल ई है और इस साइड पे x2 है। तो एल ई की वैल्यू कहाँ से उठाई? -1, वो तो फिक्स ही है। और राइट हैंड साइड पे x2 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.54 आएगा। ठीक है, अगर पहले करते तो ये नहीं आता। तो स्टेबिलिटी में आपको क्या है कि आपको 2 इटरेशन चलानी पड़ेंगी। पहली इटरेशन तो डायग्राम से वैल्यूज आएंगी, दूसरी इटरेशन में एक वैल्यू डायग्राम से उठेगी और एक वैल्यू यहाँ से उठा करेगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर एक वैल्यू यहाँ से उठेगी और एक वैल्यू इधर से उठा करेगी। ये निकाल लेना स्टेबल वैल्यूज के बाद, बस जो नीचे वाला वैल्यू आ रहा है उससे मैक्स कर देना। अब तुम्हारा आ रहा है लास्ट क्वेश्चन। बिहेवियर आपको एजेंट का दे रखा है। बिहेवियर जो होता है किसी भी एजेंट का, हम उसको पॉलिसी बोलते हैं। फॉर्मली या पॉलिसी होती क्या है? एक मैपिंग होती है फ्रॉम स्टेट्स टू एक्शंस। इन आर केस हमारे दो एक्शंस हैं। देखो, बिहेवियर ऑफ एन एजेंट इज कॉल्ड अ पॉलिसी। पॉलिसी इज अ मैपिंग फ्रॉम स्टेट टू एक्शंस। इन आर केस हमारे दो एक्शंस है, लेफ्ट एंड राइट। वी विल डिनोट द एक्शन ऑफ आवर पॉलिसी एज ए। क्लियरली जो ऑप्टिमम पॉलिसी होगी ना, वो यही होगी, राइट। अब ये 8th क्वेश्चन के ऊपर वाला ही है। ऊपर हमारे पास देखो, जो बिहेवियर है किसी भी एजेंट का, मतलब जो काम कर रहा है, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। तो पॉलिसी है क्या? स्टेट्स एक्शंस की मैपिंग है। हमारे केस में हमारे यहाँ दो एक्शंस थे, या तो वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। क्लियरली जो ऑप्टिमल पॉलिसी है वो राइट ही होगी, क्योंकि उसको जीतना था तो वो राइट साइड पे था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन यूज मैथमेटिकली टू डिस्क्राइब अवर ऑप्टिमल पॉलिसी? तो आपको यहाँ पे बस ट्रांजिशन फंक्शंस बताने हैं कि वो ठीक है या नहीं है। तो उसने हमको ये बोला, जो यहाँ पे टी टी लगा हुआ है, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है स्टेट एक्शन का, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेट देगा। तो इनमें से ठीक कौन सा है? तो देखो, समझने वाली बात है। वो ये कह रहा है कि अगर जो वैल्यू है एस एल की, मतलब जो राइट हैंड साइड पे अल्फाबेट स्टेट थी, उसकी वैल्यू ज्यादा है राइट हैंड वाले से, तो लेफ्ट जाओ। क्योंकि देखो, हम तो वैल्यूज देख रहे हैं ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वहीं जाना है हमको। नहीं तो राइट चले जाओ, तो बात तो ठीक थी।
हमको बेटर स्टेट चाहिए थी, बेटर वैल्यू चाहिए थी, तो वो कह रहा है अगर लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप लेफ्ट को चूज करोगे, नहीं तो आप राइट को चूज करोगे। तो तो इफ यू तो मेरे ख्याल ये आपको, मेरे को लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ रहे हो कि अगर लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा है तो लेफ्ट पे चले जाओ, राइट की वैल्यू ज्यादा है तो राइट पे चले जाओ। तो ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो अब जो सेकंड वाला है वो इसका उल्टा बोलता है कि अगर राइट की वैल्यू ज्यादा है तो लेफ्ट पे चले जाओ, नहीं तो राइट पे चले जाओ। तो ये सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, अब हम ऐसे थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाला हमको क्या बोलता है, आर्ग ए इज इक्वल टू आर्क मैक्स ए वी टी एस ए। इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन है हमारा एक स्टेट से एक एक्शन के ऊपर, उसकी एक वैल्यू निकालो और उसका मैक्स। तो टीएस हमको नेक्स्ट स्टेट दे रहा है, इफ यू टेक एक्शन ए इन स्टेट एस। एस स्टेट में तुमने एक एक्शन ले लिया, तो तुम किसी नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए, तो वी ऑफ दिस विल बी जो वैल्यू होगी उस पे। तो तुम जो वैल्यू उठाओगे वो वही होगी ना जो मैक्सिमम होगी इस एक्शन पे, तो तुम उसी को उठाओगे। यहाँ से तुमको नेक्स्ट स्टेट मिल गई और यहाँ से उसकी वैल्यू मिल गई, और वो जो वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो तुम उसको उठा लोगे ना। तो बस यही वो बोल रहा है कि यही हमारी वैल्यू बेस्ड रीइंफोर्समेंट है। लेकिन इस वाले में ये उल्टा बोल रहा था, ये कह रहा था तुमने एक स्टेट पे एक एक्शन लिया और तुम नए स्टेट पे पहुंच गए, वहां से उस स्टेट की तुमने वैल्यू उठा ली, अगर वो मिनिमम है तो तुम उसको उठा लो, तो वो गलत है। तुमको तो देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मैक्सिमाइज ही करना होता है अपना प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली आप इस पे और इस पे जाओगे, इन दोनों पे नहीं जाओगे कि वो उसका कन्वर्स है, इनवर्स हो रखे हैं उसके। ठीक है, तो ये आपके 8 क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं बोल रही थी असाइनमेंट 12 बहुत इजी है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। चलो ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।